हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2027 के लिए मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी क्लास 10th के लिए। और आज जो हमने चैप्टर लिया है, वास्तविक संख्या से कुछ क्वेश्चन लिए हैं हमने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कई के बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की आगे भी संभावना है कि इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा। तो आज ये वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट है। ये पहले पार्ट आप नहीं देखेंगे तो जाकर के देख लेंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो आज हम इसमें दूसरी पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। पिछले पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 8 या 6। तो अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होता है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। और इसको हम दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे, हम अगले वीडियो में इसका डाउट क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, यानी को प्राइम है। ऑप्शन दिया गया है 14, 35, 18, 25, 31, 93 और 32, 62। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। दो संख्याओं का ऐसा युग्म होता है जो ए और बी का अगर एचसीएफ 1 होगा तो कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। ठीक है। तो अगर हम 7, 14 और 35 को देखते हैं, तो इसका जो एचसीएफ आएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 7। 25 और 18 का एचसीएफ देखेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 1। इसका एचसीएफ आ जाएगा 31। इसका एचसीएफ आएगा 2। तो जिसका एचसीएफ 1 होगा वो कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। तो क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम लोग इस क्लास में चैप्टर 1 को पूरी तरह से समाप्त कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैप्टर 1 का पूरा कंसेप्ट थ्योरी प्लस में एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे। इसमें हम एक फॉर्मूला करवाए थे कि अगर दो कोई भी दो संख्या है, मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, कोई भी दो संख्या है, तो इन ए और बी का जो गुणनफल होगा, ये दोनों ए और बी के एचसीएफ और यही ए और बी के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें आप लोगों को कोई भी चारों में से कोई 3 का मान देकर के एक का मान आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें दिया क्या है कि इसमें दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, ए और बी का जो गुणनफल है आपको दे रखा है 8670। और क्या कहा, एचसीएफ दिया है 17, एचसीएफ दे रखा है हमको, एलसीएम नहीं पता है एलसीएम क्या होगा। तो इधर ही गुना में इस साइड आगे को भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम बराबर हो जाएगा 86, 70 डिवाइडेड बाई 17। काटोगे तो कटेगा 17 पचे 85, बचेगा एक, तो 17 एकम 17 और जीरो यानी 510। कितना है, 510, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
ये आपका हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n होगा। यदि n क्या एक प्राकृत संख्या है तो रूट n का मान क्या होगा? n क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है, तो n का मान जो होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, क्योंकि n क्या है? प्राकृत संख्या है। अगर अब हम इस रूट n में n का मान रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा? ऑप्शन दिया गया है। प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या या कभी परिमेय संख्या। तो हम रख के इस ऑप्शन में चेक करेंगे। अगर इसमें हम एक n का मान 1 लेते हैं तो ये आएगा 1। अगर इस ऑप्शन में हम n का मान 2 रखते हैं, ये रूट 2 ही रह जाएगा। इसमें हम ऑप्शन में n का मान 3 लेते हैं तो रूट 3 ही रहेगा। जब हम इस ऑप्शन में n का मान 4 रखते हैं तो आएगा 2। 5 रखेंगे तो रूट 5 आएगा। अगर हम इसमें n का मान 9 रखते हैं तो आएगा 3। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक क्या है, एक एक प्राकृत संख्या है और परिमेय संख्या है, तो प्राकृत संख्या भी है। रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और एक 2 और जो यहाँ 3 प्राप्त हुआ है ये क्या है? एक इसको परिमेय संख्या कहिए तो चाहे आप इसे प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में हमेशा प्राकृत संख्या, तो हमेशा प्राकृत संख्या भी प्राप्त नहीं हो रहा है। कभी प्राकृत संख्या आ रहा है या कभी परिमेय अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी हमको एक दो तीन दिखाई दे रहे, जो कि ये सब एक परिमेय संख्या या प्राकृत संख्या हो सकता है। ऑप्शन 3 क्या कहा कि हमेशा क्या है? परिमेय संख्या, तो हमेशा परिमेय संख्या भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें रूट 2 रूट 3 रूट 5 सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? तो प्राकृत संख्या और अपरिमेय संख्या। तो कभी हमें आ रहा है प्राकृत संख्या जो कि 1 2 3, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। और रूट वाला जो भी संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल। रूट 10 इंटू रूट 15 किसके बराबर है? ऑप्शन दिया है रूट 5 रूट 6, 6 रूट 5, रूट 30 या रूट 25। तो इसको सॉल्व करना होगा। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट 10 गुने रूट 15। अगर इसको हम एक रूट में ले तो 10 रूट 15, इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 और 5 में, और ये टूटेगा 3 और 5 में। यहाँ से 2 को 5 है तो 1 को 5 निकलेगा बाहर, और 3 दूना 6, ये गुना हो जाएगा, यानी रूट 5 रूट 6 जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है। प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? ऑप्शन दिया गया है 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 4। हमें बताना है कि प्रत्येक जो धनात्मक पूर्णांक होता है वह किस रूप प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? विषम पूर्णांक हमें बताना है। तो यहाँ पे पूर्णांक जो होगा क्यू का जो मान होगा, धनात्मक पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6, ये सब कुछ हम धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। इसमें हम क्यू का मान किसमें रखें कि हमेशा हमें एक विषम संख्या प्राप्त। तो अगर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो यहाँ पे 6 क्यू है, और 6 क्यू में हम अगर क्यू का मान अगर 1 रखते हैं तो 6 × 1 6 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। तो 2 का इसमें हम मान 2 रखते हैं, अगर 6 दूना 12 जो कि एक सम संख्या है। तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, हमको विषम संख्या चाहिए, वैसा संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। अब ऑप्शन हम बी चेक करते हैं, तो इसमें अगर हम क्यू का मान अगर 1 रखते हैं तो 6 × 1 +2,
फिर भी हमें आएगा 6 = 8, जो कि एक सम संख्या, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करें तो होगा 6, क्यू का मान लेते हैं 1 और +1 तो आएगा 7। इसमें क्यू का मान अगर 2 रखते हैं और +1 तो 6×12 एक 13, जो कि एक विषम संख्या में प्राप्त हो रहा है, यानी ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पे जो है कि प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को दिखाता है। क्या है? एक वास्तविक संख्या को दिखाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 0.7 पे लगा है रैकरिंग का मान क्या होगा, इसे भिन्न में लिखना है। जो दिया गया है ऑप्शन क्वेश्चन संख्या, इसको हमें भिन्न यानी फ्रैक्शन में लिखना है। तो ऑप्शन दिया है 7/9, 7/10, 7/99 और 7/100। तो इसमें सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इस टाइप के जो सवाल में होता है ना, काफी बार मतलब हर साल एक दो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि 0.7 पे लगाया है रैकरिंग, और इस प्रकार के सवाल में जो दशमलव के बाद जो भी संख्या होता है उसे लिखना पड़ता है। तो दशमलव के बाद क्या है, यहाँ पे केवल 7 ही दिया है, और जितने संख्या पे रैकरिंग लगा हुआ है उसके लिए लिखाता है 9, और जितने पे रैकरिंग नहीं रहता है तो उसके लिए 0। लेकिन यहाँ पे जो है कि आपको एक ही अंक दिया था, उस पर रैकरिंग लगा हुआ है, यानी 7/9 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्लियर है? अगला सवाल, √2 और √3 का मान, √2 और √3 के बीच की परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 1.9, 1.5, 1.1 या 1.5। आपको बताना है कि √2, √2 और √3 के बीच में इनमें से कौन कौन सा वैल्यू होगा। देखो, √2 का जो मान होता है 1 दशमलव फोर का समथिंग होता है, और इसका जो मान होता है √3 का 1.7 के आसपास होता है। इसके बीच में कौन आएगा? तो इसके बीच में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है 64 के अभाज्य गुणनखंड, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक यानी एक्सपोनेंट क्या होगा, यानी 2 का पावर हमें बताना है कि जब हम 64 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो उसमें 2 का पावर क्या आएगा। तो 64 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगेगा 32 मतलब है, 2 से लगाओगे 16, 2 से लगाओगे 8, 2 से लगेगा 4, 2 से लगाओगे 2, और 2 से लगाओगे 1 मतलब है। तो 2 का एक है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी क्या है 6 को। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, और यही आपसे पूछा है 2 के पावर क्या है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। तो ये था आपका आज का 10 VBI ऑब्जेक्टिव, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, और पिछले कई सालों में क्वेश्चन सभी पूछा गया है और आगे आने की भी संभावना है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करेंगे, और अगले कौन से टॉपिक पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कमेंट कर देंगे। हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे उस टॉपिक से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाने के लिए। तो कोई भी अगर डाउट हो या कोई चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देंगे, हम अगले वीडियो में आप लोगों को उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।